कह देंगे तो इधर उधर हो जाएगी। लेकिन हम अपने कार्यकर्ता साथियों से कहेंगे, गुलदस्ता का समय या गुलदस्ता देकर के शुभकामनाएं का समय तो हमें 2024 में मिलेगा। इसलिए तब तक कोई असली गुलदस्ता हमको स्वीकार करेंगे 24 दिन। उससे पहले कोई गुलदस्ता हम लोग को नहीं स्वीकार करना। ये जो गुलदस्ता लेकर के आए हो, कभी कभी दूसरी पार्टी से भी कुछ सीखा करो। दूसरी पार्टी से भी सीखो, वहां गुलदस्ता नहीं दिया जाता है, कुछ और दिया जाता है। ये कोई ना समझ बैठा ही इसलिए मैं आप सबको जहाँ ये गुलदस्ता लेकर के आए, मान लीजिए गुलदस्ता देने आए हो, अगर नहीं दे पाए तो ये कहाँ फेंकोगे बताओ? छिपा के ले जाओगे कि देखो गुलदस्ता नहीं दे पाएगा, कोई छेड़ देगा तो हम नाराज हो जाओगे। इसलिए गुलदस्ता लाने वालों से हमारा बहुत निवेदन है कि इसीलिए मैं जब आया तो मैं सबसे मिलता हुआ आया था। इसीलिए मिलता हुआ आया था कि यहाँ पर कोई व्यवस्था बनने नहीं देंगे। अभी मैंने व्यवस्था देखी, हमारा एक समाजवादी साथी है, लड्डू जैसे ही गया, कभी दवाई का कैप्सूल खाते देखे आपने? उतना भी टाइम नहीं गया, लड्डू चला गया। अरे भाई ऐसा मत करो। अरे दवाई के लिए लड्डू नहीं, लड्डू इसलिए है कि वो कम दिया। तो कौन छीने चाहिए बताओ? ये हमारा समाजवादी साथी अपना मुकाबला भाई, कौन छीने? अरे पूर्व विश्वास नहीं है तो कोई झटका लगा मैं बधाई देता हूँ कि हमारा समाजवादी साथी कम से कम ये जानता है कि लड्डू कैसे खाना। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, मजे ही कर दो। अरे ये ना आ जाओ भाई, सब बटन दबा दो भैया, बटन बंद हो रही, बटन ना दबाओ यार। बस बस बैठे ही रहे भैया, बैठ आगे बैठा तो उसका मतलब पीछे वालों को नहीं दिख सब देख रहे हो भाई। क्योंकि ऐसा लड़ाई 24 की लड़ाई में हम लोग कामयाब होंगे तो 27 की लड़ाई में हम लोग कामयाब होंगे। वैसी की वैसी दिखाई दे रही है। आज किसान दुखी है, न खाद, न डीएपी, न बीज समय पर, न बिजली सस्ती, न कीटनाशक दवाइयां सस्ती, न खरीदने का इंतजाम कहीं, और जो भ्रष्टाचार है उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। इतना भ्रष्टाचार मैं समझता हूँ आजादी के बाद इस सरकार ने भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इतना भ्रष्टाचार कभी नहीं हुआ जितना इस सरकार में हो, चाहे छोटे स्तर पे हो चाहे बड़े स्तर पे। और इस इलाके में आसपास तो कोई विकास की बड़ी योजना नहीं चल रही। जिस समस्या के लिए प्रधानमंत्री ने कहा वो सोचो, ये जानवर है यहाँ पर, फसलें खा जा रहे हैं, छुट्टे जानवर घूम रहे हैं, और अन्ना पशु उसके लिए प्रधानमंत्री बोले वो सोचिए, और उसके बाद भी उस समस्या का समाधान ही सरकार ने कर दिया। और तब जब दिल्ली और यूपी में दोनों की सरकार है, एक ही लोगों की सरकार है, बीजेपी की दिल्ली में भी सरकार है, लखनऊ में भी सरकार है, कहीं पैसे की कमी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी जो समस्या उसका समाधान नहीं हो पा, और बेरोजगारी चरम सीमा पर है। आप सोचिए, बेरोजगारी की हालत ये है कि अच्छी से अच्छी डिग्री हासिल कर लो, उसके बाद भी नौकरी नहीं। अभी एक नौजवान था, न जाने कितनी डिग्री हासिल करने के बाद भी उसको नौकरी नहीं है। और कई बार नौजवान इसलिए पढ़ाई कर रहा है आगे
कि हो सकता है इतनी पढ़ाई करने तो नौकरी मिल जाए, लेकिन पढ़ाई करने के बाद भी, डिग्री के बाद, डिग्री हासिल करने के बाद भी कोई नौकरी नहीं। और अभी फर्रुखाबाद की आपको भर्ती की जानकारी होगी, जिसमें फौज की भर्ती शुरू हुई, अग्निवीर, अग्निवीर 1,26,000 नौजवानों ने फॉर्म भरे, लेकिन सरकार ये बताने को तैयार नहीं है कि आखिरकार कितने नौजवानों को अग्निवीर में नौकरी दी गई। 1,26,000 फॉर्म भरे और अभी तक कोई जानकारी नहीं है कितनों की भर्ती हुई है उसकी। और यही हालत है हर विभाग में। अगर प्राइवेट हो जाएंगी चीजें तो बताओ हमारे आपके हाथ में क्या बचा है? जब प्राइवेट चीजें हो जाएंगी तो वो संविधान में दिए हुए अधिकारों को भी छीनने का काम करेंगे। और अभी तो एक जगह पे अधिकार छीनने की कोशिश हो रही है। अगर सही तरीके से आप देखेंगे तो हर जगह पर ऐसी व्यवस्था कर दी है कि आपको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान में हमें अधिकार दिए वो अधिकार नहीं मिल सकते। आप एक यूनिवर्सिटी का जानकारी करिए, किसको वाइस चांसलर बनाया जा रहा है? जिसके पास अनुभव किसी और चीज का होगा उसी को वाइस चांसलर बनाया जाएगा। जैसे नौकरी के लिए अनुभव मांगा जाता है कि नौकरी तभी मिलेगी जब आपको अनुभव दिखाना होगा। इस उत्तर प्रदेश में वाइस चांसलर तभी बने जब आपको एक संस्था का या एक तरह की विचारधारा का अगर आपके पास अनुभव होगा तभी आप वाइस चांसलर बनेंगे। अब बताइए उत्तर प्रदेश में जितने वाइस चांसलर बने कौन है? और वाइस चांसलर बनने के बाद जिन्हें नौकरियां मिल रही है वो कौन लोग हैं? आप किसी भी यूनिवर्सिटी को उठा लीजिए, कहीं भी नौकरी हमें और आपको नहीं मिलेगी। कौन लोग नौकरी ले रहे हैं ये पता ही नहीं है। अगर यूनिवर्सिटी की हालत हो जाएगी और अगर पढ़ाने लिखने वाली संस्था का ये हालत हो जाएगी तो जो नेताजी कहते थे कि आने वाले समय में आपको पढ़ने भी नहीं दिया जाएगा, वो स्थिति पैदा करेगी। मेडिकल की पढ़ाई, इंजीनियरिंग की पढ़ाई या और कोई पढ़ाई अगर आप करना चाहोगे तो न जाने कितनी फीस देनी पड़ेगी। आप कल्पना नहीं कर सकते कितनी फीस लगेगी। इसलिए जहाँ पढ़ाई करने के बाद भी नौकरी नहीं, और अगर अच्छी पढ़ाई करना चाहते हैं तो उसमें सोचिए कितना आपको फीस का इंतजाम करना पड़ेगा। इसलिए बहुत सवाल है, महंगाई का भी सवाल है। और महंगाई का तो ऐसा सवाल है कि सरकार का हाथ नहीं है। कई मॉडल होते हैं अर्थव्यवस्था के, कई मॉडल में चर्चाएं होती हैं कि अर्थव्यवस्था का ये मॉडल है, ये मॉडल से ऐसी व्यवस्था बन जाएगी। मुझे याद है देश के प्रधानमंत्री उस समय कांग्रेस के थे और भारत का बाजार खुलने जा रहा था। WTO और गेट के बाद आपका भारत का बाजार खुलने जा रहा था। उस समय देश के प्रधानमंत्री ने लोकसभा में कहा कि ये व्यवस्था जो नई बनेगी, जो नई अर्थव्यवस्था है, उसमें ऊपर से नीचे चीजें बढ़ेंगी। अगर ऊपर वालों का पैसा होगा तो ऊपर से लेकर के नीचे भी जाएगा। उन्होंने कहा कि इकोनॉमी का ये ट्रिपलिंग इफेक्ट होगा कि ऊपर से नीचे जाएगा। आज देखिए कब बाजार खुला था, आज हम और आप कहाँ खड़े हैं, कुछ लोग कहाँ खड़े हैं। लेकिन बीजेपी का मॉडल नया है। एक अर्थशास्त्री बता रहे थे कि बीजेपी का जो अर्थव्यवस्था का मॉडल है वो के मॉडल है, और इस मॉडल में अमीर अमीर बनता चलाएगा, गरीब गरीब होता चला जाएगा। बीच वालों का पता नहीं लगेगा बीच वाले हैं क्या नहीं। इनका जो मॉडल है वो के मॉडल है। के जानते हो अंग्रेजी में? एक ऊपर जा रहा है, एक नीचे जा रहा है। जो नीचे वाले नीचे चले जाएंगे, ऊपर वाले बढ़ते चले जाएंगे। तो अभी आपने देखा होगा एक उद्योगपति दुनिया में कहां पहुंच गए हैं। और जिस समय मुंबई में जो सबसे बड़ा इलाका था धारावी, जहां सबसे ज्यादा गरीब लोग रहते थे, स्लम एरिया था, जिस समय उस जमीन की वैल्यूएशन होगी, अभी वो बेच दी गई है जमीन, जिस समय वो वैल्यूएशन होगी जमीन की, आप देख लेना जो उद्योगपति दुनिया में नंबर 2 पर है वो भारत का उद्योगपति नंबर 1 पर पहुंच जाएगा। और हमारा देश भी कमाल का है, इसी में खुशी मनाएगा कि चलो हमारी तो जेब खाली है, लेकिन चलो हमारा एक व्यक्ति तो दुनिया में नंबर 1 पहुंच गया। हो सकता है उसी को तोड़ देते हमारे देश के लोग। इसलिए सावधान रहना। बीजेपी की जो व्यवस्था है वो ये व्यवस्था
है कि अमीर होता चला जाएगा, गरीब गरीब होता चला जाएगा, और गरीब अब कुछ न बोले उसके लिए अनाज की व्यवस्था कर दी जाएगी सरकार। और जो अनाज की व्यवस्था शुरू हुई है वो इसलिए शुरू हुई है कि चुनाव आने वाले हैं। उत्तर प्रदेश का चुनाव जीत लिया तो सरकार ने मतलब छुट्टी नहीं कर दी थी। जैसे चुनाव जीता उसके बाद आपका गेहूं बंद हो गया, चना बंद हो गया, रिफाइंड बंद हो गया, नमक बंद हो गया। अब चुनाव फिर आने वाला है तो फिर शुरू होने जा रहा है। इसलिए आप इनकी व्यवस्था से सावधान रहिए। ये क्षेत्र समाजवादियों का रहा है, नेताजी का रहा है। केवल हम लोग को एक दूसरे को मनाना है, एक दूसरे का साथ लेना है। ये 23 में हम लोग संकल्प लें कि हर बिरादरी के लोगों का साथ लेकर के जिस तरीके से मैनपुरी की लड़ाई लड़ी गई है उसी हर लड़ाई को लड़ेंगे, जिससे कि आने वाले समय में समाजवादी लोगों को एक बड़ी भूमिका निभाने का मौका मिले। 24 बड़ी लड़ाई है और उससे भी बड़ी लड़ाई 27 है, और अगर 24 चूके तो याद रखना 27 में आपका हमारा पता नहीं लगेगा। इसलिए असली लड़ाई 24 है। और ये जो नौजवान दिखाई दे रहे हैं, बीजेपी की सरकार रही तो नौकरी नहीं मिलेगी आपको, ऐसे ही पूरे हो जाओगे। पहले तो हम लोग बेरोजगार बोलते थे, लेकिन इधर बीजेपी के लोगों ने बेरोजगार बाप भी बना दिया। आप हाथ खड़े करो, इसमें बेरोजगार बाप कितने लोग हैं? बेरोजगारों के बराबर बेरोजगार बाप हैं। अभी तक तो बेरोजगारों की लड़ाई लड़ रही है। अभी तो लग रहा है कि 23 से हम लोग बेरोजगार बाप की लड़ाई लड़ रही है, क्योंकि नौजवान बड़े हो गए, पढ़ाई पूरी कर ली, लेकिन ये नौकरी नहीं मिली, शादी हो गई, ये बाप तो बन गए, लेकिन इन्हें अभी तक नौकरी नहीं मिली है। लड़ाई पुराना है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि नई लड़ाई ये दुनिया में कहीं ऐसा नहीं